सौभाग्य की एक बात यह कि ये नेपाल में हुआ क्या है। यहां पब्लिक ये समझ नहीं पा रही कि सोशल मीडिया बैन करने पर युवा इतना कैसे भड़क गए कि सरकार ही गिर गई। तो ये सोशल मीडिया तो नहीं हो सकती। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मकान जला दिए मंत्रियों के। ऐसा भी क्या हो गया? कोई कह रहा है कि जरूर ये तो कोई बड़ी साजिश होगी। तो भाई अगर साजिश भी हो तब भी वहां की पब्लिक का सपोर्ट तो रहा होगा ना। ऐसे थोड़ा ही इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा हो जाता है। यानी कुछ तो सुलग रहा था अंदर ही अंदर। तो उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं, और मुख्य कारण तो भ्रष्टाचार ही बताया जा रहा है। लेकिन उस भ्रष्टाचार को लोग कैसे देख रहे थे? नेताओं की रईसी और आम लोगों की क्या मजबूरी लोगों को दिख रही थी? क्या कॉन्ट्रास्ट दिख रहा था? क्योंकि एक वजह ऐसी है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। वो इस कॉन्ट्रास्ट को बड़ा करके दिखा रही थी, और वो थी रूस यूक्रेन की जंग। जी, रूस यूक्रेन जंग। अब आप बोलोगे रूस यूक्रेन जंग का नेपाल से क्या मतलब? तो वो समझने के लिए नेपाल में पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है वो समझना होगा। ये तो आप जान गए कि नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की सड़कों पर खून खराबा हुआ, 19 लोग मारे गए, कुछ कहने ज्यादा मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा हंगामा तो नहीं हो सकता, या हुआ तो कैसे हुआ? हाँ, यह आंदोलन जरूर उस बात पे शुरू हुआ। तो जो नेपाल पर नजर बनाए हुए थे कुछ टाइम से, वो बता रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं है। इसमें कई एंगल है। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन उस भ्रष्टाचार में भी एक एंगल यह बताया जा रहा है कि सरकार क्यों सोशल मीडिया से परेशान होने लगी थी। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वहां सोशल मीडिया पर वहां के नेताओं के परिवारों को, उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। नेताओं के परिवार वालों की रईसी के वीडियो दिखाकर हमला बोला जा रहा था। कैप्शन दिए जा रहे थे कि इन नेता लोगों के बच्चे तो विदेशों से गुची के बैग के साथ आते हैं और आम लोगों के बच्चे बॉडी बैग के साथ आते हैं। गुची का बैग मतलब, गुची एक इटली की मशहूर डिजाइनर कंपनी है जिसके बैग और कपड़े वगैरह लाखों के आते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े रईस ही गुची की चीजें खरीद पाते हैं। और बॉडी बैग मतलब ताबूत जिनमें शव आते हैं। तो वीडियो बनाए जा रहे थे कि नेताओं की औलादों की रईसी देखो कैसे विदेशों से गुची के बैग लिए आते हैं, और हमारे नौजवान देखो जिनके शव आते हैं विदेशों से। तो ये कौन से शवों की बात हो रही थी? नेपाल के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, ये सही है, और जब वहां उनकी जान जाती होगी या मौत होती होगी किसी भी कारण से, तो वो शव आते होंगे। लेकिन क्या ये उनकी बात हो रही थी? सिर्फ उनकी बात हो रही थी? नेपाल के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं, वो तो पता है लोगों को, लेकिन उनके शव क्यों आते हैं नेपाल? बॉडी बैग क्यों आते हैं पब्लिक के? बॉडी बैग तो युद्ध में जो मारे जाते हैं उनके आते हैं। नेताओं के गुची के बैग और पब्लिक के बॉडी बैग वाली बात क्यों चल पड़ी थी सोशल मीडिया पर? तो वो इसलिए क्योंकि ये बात थी रूस यूक्रेन में मरने वाले नेपाली जवानों की। बाकी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन नेपाली जवान रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे हैं, ये भी हो रहा था। जी हां, खबरें यह हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में नेपाली नौजवान भी मारे जा रहे हैं। नेपाल में समझिए, देखिए 33% पैसा जो है उन लोगों से आता है जो विदेशों में काम करते हैं, 1/3 पैसा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनमें कई अब युद्ध में फंस गए, और पब्लिक के गुस्से के भड़कने की ये भी एक वजह है। बाकी जो गरीबी भ्रष्टाचार की वजहों में ये भी एक वजह है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हजारों नेपाली बाहर काम करने जाते हैं, उसमें रूस यूक्रेन युद्ध में भी चले गए काम करने। सरकार का आंकड़ा तो सैकड़ों का है कि कुछ 100 लोग गए, लेकिन कई अनुमान है कि करीब 15,000 नेपाली रूस की सेना में भर्ती हुए। 3 करोड़ का देश है नेपाल, उसमें 15,000 कुछ नहीं होता। लेकिन एक ऐसी जंग जिससे उनका कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पैसा मिल रहा था। सितंबर 2024 तक कम से कम 40 लोगों की तो मौत हो चुकी थी, ऐसा आंकड़ा है। कम से कम 40, कई कह रहे हैं सैकड़ों हजारों में मौत भी हो गई। लेकिन उसको छोड़िए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन 40 की मौत की खबरें तो सामने आई सब।
नाम भी सामने आए लोगों के। तो ये बात फैलती चली गई कि विदेशों में नौकरी के नाम पर नेपाली तो युद्ध में भाड़े के सैनिक तक बन रहे हैं। भाड़े के सैनिक ऐसी जंग में अपनी जान गंवा रहे हैं जिस जंग से उनका कुछ लेना देना ही नहीं, सिर्फ बेरोजगारी और गरीबी उनको उनसे ये सब करवा रही है। रूस की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में उनको झोंक रही है। कुछ नेपाली यूक्रेन की तरफ से भी लड़े ऐसा भी बताया जा रहा है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, ज्यादातर रूस के लिए ही लड़े, क्योंकि बताते हैं कि रूस ने ज्यादा भर्ती की। ऐसी भी खबरें हैं कि कई नेपाली तो यूक्रेन में युद्ध बंदी भी हैं। रूस की तरफ से लड़ रहे थे, यूक्रेन में युद्ध बंदी हो गए। कई रिपोर्ट कहती हैं 4 नेपाली वहां बंधक हैं, कई कहती हैं ज्यादा हैं। नेपाली युद्धबंदियों का आंकड़ा अच्छा खासा भी बताया जाता है, लेकिन आंकड़ा जो भी हो, 4 हो, ज्यादा हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, मुद्दा ये कुछ टाइम से वहां सुलग रहा था। लेकिन नेपाल के लोग जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध में फंस कैसे गए? तो देखिए, नेपाल में 19% युवा बेरोजगार बताए जाते हैं। 19% का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हर 5 युवा में 1 बेरोजगार है। गरीबी ऐसी है कि लोग विदेशी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बताते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए एजेंटों ने यह जाल बिछाया था और दलालों ने युवाओं को लालच दिया कि 3-3 लाख नेपाली रुपए महीने के मिलेंगे और आगे चलकर रूस की नागरिकता मिलने के भी चांस है। कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, सारी भर्ती चोरी छिपे। कई रिपोर्ट कहती हैं लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि फ्रंट पर लड़ने के लिए जाना होगा। उनको बोला गया रूसी सैनिकों के लिए रसोइये या हेल्पर वगैरह का काम करना होगा। ऐसी भी खबरें हैं कि नेपाली सेना में काम कर चुके कई लोग भी अलग अलग रास्तों से रूस पहुंचने लगे दलालों के जरिए। लेकिन रूस पहुंचते ही दलालों ने उनके पासपोर्ट छीन लिए और थोड़े से दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाखमुत जैसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया गया। रूसी भाषा भी नहीं आती थी, तो उनको युद्ध की कमांड भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो फंस गए वहां पर। कई लोग जंग लड़ते हुए मारे भी गए, उनके शव लौटे। एक व्यक्ति ने बताया वो बिल्कुल भाड़े के लड़ाकों की तरह इस्तेमाल हुए। ड्रोन हमलों में कई मारे गए। कुछ लोगों ने बताया कि नेपाली लोगों ने $9,000 तक खर्च किए वीजा के लिए, लेकिन पहुंचते ही मौत के मुंह में धकेल दिया गया उनको। तो नेपाल में विरोध शुरू हो गए थे इसको लेकर। मामला इतना सीरियस हो गया कि जनवरी 2024 में नेपाल की सरकार ने रूस की यात्रा पर रूस में जाके काम करने पर बैन लगा दिया। 18 दलालों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये वाली भर्ती जो थी ये रुकी नहीं। काठमांडू में परिवारों ने रूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग की। एक एक्टिविस्ट है वहां के, उन्होंने सरकार से मृतकों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा तक मांगा। तो ये सब हो रहा था। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ नेताओं की रईसी के किस्से आ रहे थे। छोटा सा देश है नेपाल, 3 करोड़ लोग रहते हैं, औसत कमाई बहुत कम है, 19% युवा बेरोजगार हैं, ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। फिर भी कुछ लोग शानदार जिंदगी जी रहे थे। वो कौन? नेपाल के नेताओं के परिवार वाले, उनके बच्चे, जिनको लोग अब नेपो किड्स बुलाते हैं। नेपो किड्स, नेपो यानी नेपोटिज्म, यानी वो लोग जो अपने परिवार की वजह से ऊंचे मकाम पर हैं, मेहनत से नहीं। तो सोशल मीडिया पर #नेपो किड्स और #पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, इस तरह के हैशटैग वायरल होने लगे। युवाओं ने वीडियो बनाए जिनमें नेताओं के परिवारों की, बच्चों की रईसी दिखाई गई। एक हैं सौगत थापा, ये नेपाली कांग्रेस के नेता बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। आरोप लगे उनकी कंपनी अंसुवारा ग्रुप कुछ ही सालों में अरबों की कंपनी हो गई। उनकी लग्जरी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियों की तस्वीरें देख लोग भड़क गए। पब्लिक पूछने लग गई ये पैसे कहां से आ रहे हैं। शेर बहादुर देवबा के बच्चों पर भी यही इल्जाम लगे। वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के, उनके बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई और महंगी गाड़ियां सोशल मीडिया के वीडियो में दिखी। लोग पूछने लगे इतना पैसा कहां से आ गया इनके पास। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उनके परिवार पर भी आरोप लगे। प्रचंड कभी माओवादी विद्रोही थे, गरीबों के लिए लड़े, जैसे नक्सली लड़ते हैं वैसे, कम्युनिस्ट, माओवादी। लेकिन उनकी बेटी की रईसी भी दिखाई गई सोशल मीडिया पर। लोग गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि प्रचंड गरीबों के लिए लड़े, उनकी बेटी गुची का बैग उठाती है। यहां तक कि केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के परिवार को लेकर भी सोशल मीडिया पर आरोप लगे। प्रधानमंत्री ओली के परिवार की सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई,
लग्जरी कपड़ों की, विदेशी दौरों की। इस गुस्से ने युवाओं को भड़काया। फिर सितंबर 2025 में सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया। सरकार ने कहा ये नेपाल के कानून नहीं मान रहे थे। लेकिन कई लोग मानते हैं असली वजह यह थी नेपो किड्स और भ्रष्टाचार की बातों को दबाना। कुछ वीडियो जो नेताओं को निशाना बनाते थे वो नेपाल में ब्लॉक हो गए, जिससे सेंसरशिप का शक और बढ़ गया। तो एक थ्योरी यह है कि यह कहानी बनी नेपाल के नेताओं के बच्चों की रईसी, गरीब नेपाली युवाओं की बेबसी। दूसरी तरफ ये जो कहानी बनी, जो रूस यूक्रेन युद्ध में लोग मर रहे हैं, इस कहानी ने इस सबको बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार तो वजह थी, देखिए उसमें ये भी कहानी थी। ये गुस्सा सालों से उबल रहा था भ्रष्टाचार वाला, उसमें ये और जुड़ गई और सोशल मीडिया ने इसे बाहर ला दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो ये दिखाते थे कि नेताओं के बच्चे विदेशों में मजे कर रहे हैं, जबकि गरीब नेपाली विदेशों में मर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध में मर रहे हैं। नेपाल में 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 20% से ज्यादा युवा हैं 16 से 25 साल के। यानी हर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति में हर 5वां व्यक्ति जो है वो युवा है, हर 5 में एक। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उस पर खबरें देखते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, विदेश में बसे अपने परिवारों से उससे जुड़ते हैं। तो जब सरकार ने 4 सितंबर को 26 ऐप पर बैन लगाया तो ये उनकी आवाज छीनने जैसा था। यानी ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, आग एकदम नहीं लगी। और सिर्फ सोशल मीडिया वजह नहीं थी, चिंगारी काफी टाइम से सुलग रही थी। 100 बात की एक बात,